हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। मतलब कि आज के जो वीडियो है इसमें से आपके 3 क्वेश्चन जो है ये पक्के आएंगे, ये समझ लीजिए। ये मैंने आज वही केवल टॉपिक्स उठाया है जो हर साल, ठीक है ना। तो आज हमारा वीडियो जो भी होगा 1 घंटे, जितने भी टाइम का बनेगा, 1 घंटे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपका ये समझ लीजिए कि 3 लॉन्ग क्वेश्चंस पक्के पक्के आएंगे। आप खुद ही देखोगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि देखो एग्जामिनर से पेपर सेट करता है तो उसके हर चैप्टर से उसे कुछ टॉपिक्स पर क्वेश्चन देना ही है ना। तो इस बेस पर अगर हम कहें तो हमारा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट है उसमें से एक क्वेश्चन हर साल पूछना है। अब इसमें ज्यादा ज्यादा क्या माइक्रोस्कोप होता है या फिर टेलीस्कोप होता है, तो 2 में से एक क्वेश्चन आएगा। तो हमने ये दोनों को रखा है, इन दोनों में से एक कोई आ ही जाएगा। ठीक है, 2 में से एक आता ही आता है। फिर एक होता है हाइगेंस प्रिंसिपल। तो हाइगेंस प्रिंसिपल में पूरे चैप्टर में ही आपको एक तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की प्रूविंग, ये 2 टॉपिक है। इन दोनों में से एक एग्जामिनर को पूछना ही पड़ता है। हर एक चैप्टर से उसे 1-2 क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं ना जिसमें कि 1 ही 2 टॉपिक ही हैं, तो एग्जामिनर की मजबूरी होती है, वो क्या देगा, है ना। अब या तो टेलीस्कोप देगा या माइक्रोस्कोप देगा, और वो ये देना ही देना रिपीट करके। तो 2 पढ़ेंगे तो एक इसमें से आ जाएगा हमारा। हाइगेंस प्रिंसिपल में रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन है, तो इन 2 पढ़ेंगे तो उसमें से एक आ जाएगा। ठीक है, तो 2 हमने ये रखे हैं, 2 हाइगेंस प्रिंसिपल में रख दिया है, और एक हमने बोर्स मॉडल रखा हुआ है। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। एटम वाले चैप्टर में मेन क्या है, बोर्स मॉडल। तो ये समझ लीजिए कि ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए, इससे आपके ये समझिए ये क्वेश्चंस आपके एक पेपर में टाइप हो चुके हैं, ये समझ लीजिए। ठीक है, ये हर साल आता ही आता है। तो ये पेपर आप समझ लो कि लीक वाली कंडीशन है ना। ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, कोई हटा नहीं सकता। 1 घंटे का ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल आ जाएगा, है ना, फिक्स हो जाएगा। तो हम देखते हैं, और इसको बहुत ही सिंपल तरीके से इन सारे पार्ट्स को मैंने एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही सिंपल तरीके से। तो पहला आपको जैसा कि हेडिंग ही दिख रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है ना। अब सिंपल माइक्रोस्कोप किसको बोलते हैं, ठीक है, तो एक एक करके खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। सिंपल माइक्रोस्कोप एक्चुअली हम बोलते हैं एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस को, है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास बोलो या जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। सिंपल जो आप मैग्नीफाइंग ग्लास भी जिसको बोलते हो उसी को हम सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, तो कई बार तो ये प्रिंसिपल पूछ लेता है भाई, तो इसको आपको रट्टा मारना है। प्रिंसिपल क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकस के अंदर रखा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखोगे तो लेंस क्या करेगा, इसकी इमेज इधर कहीं मैग्नीफाई करके बना देता है बड़ी इमेज। ठीक है, तो ये मैग्नीफाइड इमेज हमें दिखाई देती है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है उसकी इमेज को बड़ा करके दिखाना। तो रखा कहां जाता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है। और तो इसका यही प्रिंसिपल ही है ना, अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखोगे तो वो मैग्नीफाइड इमेज बना देगा। तो यही क्या है, प्रिंसिपल है। आप इसको एक बार देख लो, ठीक है। तो कई बार तो प्रिंसिपल पूछ लेता है, तो प्रिंसिपल हमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके प्रिंसिपल जरूरी होते हैं याद होने। तो व्हेन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो ये वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। ये तो सबको पहले ही पता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल में क्या लिखना है ये आप एक बार यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है जिसको आपको पढ़ के जाना है सिंपली, है ना। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, जैसे सिंपली जनरली हम लोग जब लेंस वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर मैग्निफिकेशन पढ़ा जाता है, लीनियर मैग्निफिकेशन या फिर मैग्निफिकेशन। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मैग्नीफाइंग पावर पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैग्निफिकेशन में जब हम लोग पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ते थे। अब मैग्नीफाइंग पावर और इसमें अंतर क्या है फिर, ठीक है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक्चुअली वर्ड यूज किया जाता है मैग्नीफाइंग पावर। तो डिफरेंस क्या है इसमें, एक्चुअली क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर में है ना रिप्रेजेंट तो एम से ही किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एंगुलर मैग्निफिकेशन देखा जाता है ना। कैसे देखते हैं, ठीक है।
तो मैग्नीफाइंग पावर क्या है, एक मिनट, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर देख लो यहाँ पे, ये क्या है, रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड, मतलब एंगल का ये रेशियो होता है। वहां पर किसका मैग्निफिकेशन जो होता है वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो क्या होता है, एंगल फॉर्म्ड बाय द एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज और एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, इस रेशियो को बोला जाता है, मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन भी इसको बोलते हैं। एंगल कितना बढ़ गया है ना। अब ये भाई देखो, ये वन शॉट वीडियो है, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए हम बना रहे हैं, 2 दिन बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, तो मैं थोड़ा सा मतलब कुछ बेसिक ये मान के चलो आपको पता है, ठीक है ना, तो बहुत बेसिक पे हम नहीं जा पाएंगे आज। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज, ये लेंसेज जो होते हैं ना वो हमारी आंखों पर मतलब जो ऑब्जेक्ट और इमेज होता है वो लेंस के थ्रू हमारी आंखों पर एंगल बनाते हैं, है ना, जिसको विजुअल एंगल बोला जाता है। जैसे ऐसे देखो, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है और ये आंख है हमारी, आई है, तो इसके ऊपर ये एक एंगल बनाता है ना, तो जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाता है इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। ऑब्जेक्ट जो एंगल आई पर बनाएगा उसको अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर एक लेंस लगा दें आंख के पास में, मान लो एक लेंस लगा दिया, तो अभी क्या होगा कि अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो ये लेंस क्या करेगा, एक उसकी इमेज बना देगा ऐसे, ठीक है। अब ये इमेज बना देगा ऐसे, तो जो इमेज एंगल फॉर्म करेगी आंखों पर, इमेज का एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज, इसको क्या बोलते हैं, बीटा, ठीक है। तो एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज और डिवाइड बाय एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इसके रेशियो यानी एंगल का रेशियो लेना होता है ना, इमेज कितना एंगल बना रही है और डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, इसके रेशियो को बोला जाता है। अब ये डायग्राम क्लियर थोड़ा आगे मिलेंगे, है ना, थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं भी रफली, तो एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो मैग्नीफाइंग पावर का ये एक जनरल फार्मूला है, अभी इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस करते हैं डिवाइस के हिसाब से। जैसे अगर माइक्रोस्कोप है तो ये फार्मूला थोड़ा सा अलग बनता है, और अगर टेलीस्कोप होगा तो उसमें वो दोनों में थोड़ा सा अंतर रहेगा। तो क्या डिफरेंस रहेगा, अब यहां पे आ जाओ, ठीक है। अब हम सिंपल, वहां पे तो प्रिंसिपल वगैरह पढ़ा और थोड़ा सा मैग्नीफाइंग पावर के बारे में, अब हम एक डिवाइस को स्टडी करेंगे अच्छे से। अब सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में आ जाओ। अब सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि एक्चुअली हम जब इमेज देखते हैं ना सिंपल माइक्रोस्कोप से, तो उसके 2 केसेस होते हैं। एक तो वो अगर इमेज को आप इनफाइनाइट पर बना के देखना चाहते हो, या इमेज को आप नियर पॉइंट पर, है ना, जिसको आप डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हो, तो नियर पॉइंट पर बना के देखना चाहते हो या फिर इनफाइनाइट पे, तो 2 केसेस के अकॉर्डिंग जो है इनकी ड्यूरेशन है, ठीक है ना। तो अब पहले जो इसमें हेडिंग दे रखा है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। और दूसरा जो है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखते हैं ये ड्यूरेशन कैसे होगी। तो अब देख लो भाई, मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन दोनों एक ही चीज है, इसका फार्मूला लिखा हुआ है। अब यहां पे मैं थोड़ा सा आपको क्लियरली बताना चाहता हूं कि एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई, देखो कुछ नहीं है, एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज ऑन द आई, इमेज जो है वो आई पर कितना एंगल बना रहा है। और दूसरा होता है एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई, ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है आंख पे। लेकिन ऑब्जेक्ट वाले में एक कंडीशन लगाई जाती है, वो कंडीशन क्या है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो नियर पॉइंट पर रखा हो। ऑब्जेक्ट देखो भाई, अलग अलग जगह पे रखोगे ना तो इमेज जो एंगल बनेगा वो अलग अलग बनेगी। ऑब्जेक्ट को आप कहां रख रहे हो तो अलग अलग एंगल बनाएगा, तो कौन सा एंगल ले, तो ऑब्जेक्ट का एंगल हम तब लेते हैं जब वो डी पर रखा हो, है ना, नियर पॉइंट पर जब रखा हो तब एंगल लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक जनरल फार्मूला है जो इमेज, अच्छा इमेज में क्या होता है, इमेज के 2 केसेस हमने बताया। इमेज का कौन सा एंगल लेते हैं, इमेज में हम एक इन्फिनिटी वाला अगर केस है तो इनफाइनाइट पर इमेज बनेगी तब जो एंगल बनाए, और एक डी वाला केस है अगर नियर पॉइंट पर अगर आप देखना चाहते हो
तो नियर पॉइंट पर अगर इमेज है तब जो एंगल बना है। लेकिन ऑब्जेक्ट का जो एंगल होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, डी पर होना चाहिए, तभी लिया जाएगा। ठीक है, तो इमेज वाले एंगल को बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है और ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है उसको अल्फा से करते हैं। ठीक है, तो अब ये डायग्राम है भाई। ठीक, पहले क्या किया, ऑब्जेक्ट को डी पर रखा। देखो मैंने बताया ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए, डी पर। तो डी डिस्टेंस दूरी पर, डी मतलब 25 सेंटीमीटर जिसको बोलते हैं भाई, है ना, 25 सेंटीमीटर नियर पर, जहां तक आप मिनिमम क्लियरली देख सकते हो। तो जब ऑब्जेक्ट वहां पर है तो जो एंगल बनाएगा उसको क्या बोला जाएगा, अल्फा। तो मान लो ऑब्जेक्ट ए बी है और वो हमारी आंख पर कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो एक तो अब आपको ये फार्मूला यूज करना है, मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है ना, तो बीटा बाई अल्फा यहां पे आ चुका है। ठीक है, ये फार्मूला भी मैंने बताया। अब इसी को सॉल्व करना है आपको। तो बीटा क्या होता है, एंगल फॉर्म बाय द इमेज, ठीक है, ऑन द आई, और अल्फा होता है एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। तो अब यहां पे देखो ये इमेज बनी हुई है ना। अगर लेंस के मतलब आंख के पास में अगर लेंस रख दिया जाए, ऐसे एक आंख के पास में लेंस रख दे, तो लेंस जो होता है वो इमेज बनाता है। यहां पर कोई लेंस नहीं रखा है, ऑब्जेक्ट आंख पर कितना एंगल बना रहा है, डायरेक्ट बिना लेंस का, वो अल्फा होता है। और जब लेंस लगा दोगे तो इमेज बनेगी, तो इमेज कितना एंगल बना रहा है ना। तो लेंस हमारा कितना एंगल बना रहा है इमेज। अगर मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट है तो आप कैसे लेते हो, एक ऑप्टिकल सेंटर से लेते हो रे और एक लेते हो ऐसे। ठीक है, अब ये दोनों रेस पीछे बढ़ा दिया जाता है। ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी मान लो, और इसकी इमेज बन गई है ए डैश बी डैश। तो अब ये इमेज कितना एंगल बना रहे हैं आंखों पर, ये वाले एंगल को बोला जाता है बीटा, है ना। यहाँ पे देखो ये इमेज है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी और इमेज ये है। इमेज कितना एंगल बना रही है, ऐसे देखो ये एंगल, है ना। यहाँ पर हमारी आंख है, तो आंख और लेंस बिल्कुल पास पास ही होते हैं, चाहे लेंस पर बोलो चाहे आंख पे बोलो, बात एक ही हो जाएगी। तो ये एंगल बीटा बनता है। इमेज कितना एंगल बना रहा है लेंस पर या आंख पर, बीटा। ठीक है, तो अब यहीं से इन्हीं ट्रायंगल्स से हम वैल्यू डालेंगे भाई, है ना। अब देखो भाई, अब ये जो एक्चुअली ये जो एंगल्स होते हैं ना, जो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों पे जो एंगल बनाता है वो बहुत छोटा बनाता है। तो अगर स्मॉल एंगल है तो स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा, ये तीनों इक्वल होते हैं। साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा, किसी को कुछ भी, सब छोटे एंगल के लिए तीनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए एंगल को अब जैसे ये बीटा है तो इसको आप चाहो तो टेन बीटा भी लिख सकते हो, अल्फा को टेन अल्फा भी लिख सकते हो, बीटा को टेन बीटा और अल्फा को टेन अल्फा लिख सकते हो। अब भाई अब बीटा कहां पे, देखो ये बीटा है आपका, है ना। अब टेन बीटा की वैल्यू डालनी है, तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल ये वाला भी आप ले सकते हो बीटा की वैल्यू डालने के लिए, और एक ये वाला भी ले सकते हो। ठीक है, तो लेना कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये वाले से हम टेन बीटा की वैल्यू डालेंगे। क्यों लेंगे ये वाला, इससे अभी पता चलेगा। तो टेन बीटा क्या होता है, इस ट्रायंगल में अगर देखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और डिवाइड बाय बेस, बेस कितना है ए सी डैश। ये हो गया टेन बीटा की वैल्यू। अब अल्फा की डालू, तो टेन अल्फा की वैल्यू डिवाइड में है ना ये, तो टेन अल्फा, अल्फा यहां पे बन रहा है इस ट्रायंगल से, तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस। अल्फा यहां पे है ना, तो इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और डिवाइड बाय इस ट्रायंगल का बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है ए बी और बेस कितना है भाई ए सी है। अब ये ए बी कट गया, तो हमने ये वाला ट्रायंगल क्यों लिया था, क्योंकि इसको लोगे तो आपको परपेंडिकुलर ए बी मिल जाएगा, और ए बी बाद में कट जाता है ना, इसमें भी ए बी है इसमें भी ए बी है, तो दोनों कट जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है डेरिवेशन करते टाइम। ठीक है ना, डेरिवेशन में कुछ स्टेप्स हमें याद रखने पड़ते हैं, तो ये चीज ध्यान रखें कौन सा ट्रायंगल लिया था। तो एक ट्रायंगल इसमें तो एक ही दिख रहा है, इसमें दो ट्रायंगल दिखते हैं, तो ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल लेके करना होता है। ठीक है, अब ये कट गया। अब ये जो था आपका ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, ये सी था ए सी, तो अभी क्या बनेगा भाई, ए सी ऊपर चला जाएगा, है ना, ए सी अपॉन ए सी डैश। ठीक है ना, ए सी अपॉन ए सी डैश बन गया। ठीक, एम की वैल्यू क्या आ गई, जरा ध्यान से देखो, ये आ गई ए सी अपॉन ए सी डैश। ठीक है, अब आगे देख लो भाई, ए सी अब है क्या, जरा सा यार कुछ क्या पता चल रहा है। देखो ए सी को क्या लिख सकते हो, ए सी क्या है,
डी के बराबर है ना, ठीक है। तो आप उसकी वैल्यू डालो विद साइन, इस डायरेक्शन में साइन हम क्या लेते हैं भाई, अगर कोई डिस्टेंस इधर नापी जा रही तो निगेटिव साइन लिया जाता है, तो माइनस डी ले लो, AC हो गया। और डिवाइड बाय AC डैश क्या है ये भी देख लो जरा सा, AC डैश क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से जो होता है वो u होता है। अब ये ऑब्जेक्ट भी इधर ही है लेफ्ट साइड में, तो निगेटिव ले हो गया u, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, d बाई यू आ गया, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर का जो फार्मूला आ गया m इक्वल टू डी बाई यू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि यहां तक आपको, जैसे भाई देखो, चाहे माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हो चाहे टेलीस्कोप, दोनों में हम एक बात करेंगे कि इनमें दो दो केसेस होते हैं, एक होता है अगर फाइनल इमेज डी पर बने और एक होता है अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने, ठीक है। तो यहां तक सेम रहेगा, अगर माइक्रोस्कोप की बात करोगे तो दोनों ही केस के लिए यहां तक सेम रहेगा, इसके बाद थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है। अब क्या चेंज आएगा वो देख लो भाई। तो अब हम जैसे पहला केस कर रहे हैं अगर कि फाइनल इमेज कहां पर बन रही है, डी पर, है ना, वो कोई भी पहला दूसरा मान सकते हो, जैसे यहां पे हेडिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो पहला केस क्या है, व्हेन फाइनल इमेज इज फाउंड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना, जो इमेज है अगर वो डी पर बन रही है तो उसके लिए आपको फार्मूला डिराइव करना है। अरे ये जो डी पर बनती है इसको एक कंस्ट्रेंट आई विजन या नॉर्मल विजन भी बोलते हैं, ठीक है ना, कंस्ट्रेंट आई विजन भी बोलते हैं या नॉर्मल विजन, ठीक है। तो इन नामों को भी याद रखना, ठीक है, कंस्ट्रेंट विजन या ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये ज्यादा कुछ बोलता है, ठीक है। तो अब आगे आ जाओगे, तो अगर डी पर, अगर आप फाइनल इमेज डी पर बनाना चाहते हो तो फार्मूले में ये वाला जो फार्मूला है क्या चेंज होगा ये जरा सा समझो, ठीक है। अगर आप इमेज को डी पर बनाना चाहते हो तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यू यू कहां पे रखें कि डी पर बन जाए, यही तो सेट करना पड़ता है, ठीक है ना, कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें कि इमेज डी पर बने और कहां पर रखें कि इन्फिनिटी बने। तो इन्फिनिटी वाला तो बहुत आसान होता है कि इसको अगर एफ पर रख दो तो इन्फिनिटी बन जाएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट एफ पर रखो तो इन्फिनिटी बन जाएगा, लेकिन डी पर बनाना है तो यू कहां रखें तो वो निकालना पड़ता है, ठीक है ना। अगर डी पर आप इमेज बनाना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखें वो आपको यू की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं भाई। तो आप भाई क्वेश्चन क्या है, इस लेंस से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखें कि इमेज डी पर बने। तो अब क्योंकि लेंस का फार्मूला लगाओ, लेंस ही तो है और कुछ छोड़ी नहीं, तो लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। अब लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, f होता है। इमेज कहां बनाना है, डी पर बनाना है, इसी साइड में बनाना है, तो इसलिए नेगेटिव साइड, ठीक है ना, साइन के साथ रखेंगे। इमेज आप कहां बनाना है, इसी साइड में डी पर बनाना है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है हमारा माइनस डी हो जाएगा, इमेज डी पर बनाना है और ऑब्जेक्ट कहां पर रखें तो यही तो निकालना है, यू ही तो निकालना है, लेकिन रखोगे तो सामने ही, तो यहां पर हम सब के साइन के साथ रखते हैं ना, यू को भी साइन के साथ रख दो। अब ये क्या बन जाएगा जरा सा देखो भाई, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और u निकालना तो u को इधर ले आओ 1/u, ठीक है। तो 1/u इज इक्वल टू ये बनेगा 1/d प्लस 1/f बन जाएगा, इसका साइड जब चेंज करोगे तो ये बनेगा। अब यहां पर एलसीएम ले लो, अगर हम एलसीएम df लेते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, f प्लस d आ जाएगा, किसकी वैल्यू 1/u की। तो अगर इसको u इक्वल टू करना हो तो u इक्वल टू क्या बनेगा, df अपॉन d प्लस f। अब चाहे f प्लस d लिखो चाहे d प्लस f लिखो, तो u की वैल्यू ये आई है ना। यहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज कहां बनेगी, d पर, ठीक। अब यही u की वैल्यू हमें क्या करना होता है, इस फार्मूले में डालना होता है। ये जो हमारी इक्वेशन है जो अभी डिराइव होके आई थी ना, m इक्वल टू d बाई यू, तो ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें कि इमेज d पर बने, तो u की वैल्यू हमने निकाल लिया, ये वैल्यू आ रही। अब यही वैल्यू आपको रखना है किस फार्मूले में, m इक्वल टू d बाई यू आया था, इसी फार्मूले में ये वैल्यू डाल दो, काम खत्म हो जाएगा। m इक्वल टू d बाई यू की वैल्यू क्या आ रही, जरा ध्यान से देखो, df और d प्लस f चला जाएगा ऊपर और ये d से d काट दो। अब ये m इक्वल टू बनेगा 1 प्लस d बाई f बन जाएगा, ठीक है ना। इसको आप इतना तो सॉल्व कर ही लोगे, m इक्वल टू क्या बनेगा 1 प्लस d बाई f बन जाएगा, ठीक है ना। ये f जो है ना यहाँ पे d बाई f बनेगा और उसके नीचे आएगा तो f से f कट जाएगा, ये f जो है इसके भी नीचे आएगा तो d बाई f,
और इसके नीचे आएगा एफ बाई एफ 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस डी बाई एफ लिखो या डी बाई एफ प्लस 1 लिखो, बात एक ही। ठीक, तो ये हमारा भाई देख लो, एक आपका निपट गया है, बहुत है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप जो है ये आपका ये वाला, यही जो डी वाला होता है ना, ये थोड़ा सा लेंथी होता है। ठीक, जो इनफाइनाइट वाला वो कुछ नहीं है। इनफाइनाइट में अगर देखो फिर फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो अगर इन्फिनिटी पर इमेज बनाना है, इसको रिलैक्स आई विजन भी बोलते हैं। रिलैक्स आई बोले या इन्फिनिटी पर इमेज, क्योंकि जब दूर कोई चीज होती है तो रिलैक्स आई से हम देखते हैं, दूर की चीजों कैसे देखते हो आप, ऐसे रिलैक्स, और पास में हमें स्ट्रेन लगाना पड़ता है, इसलिए पास में जब डी पर इमेज बनाते हैं तो उसको स्ट्रेन्ड आई विजन बोला जाता है। ठीक, तो अब मैंने जैसे कि बताया कि अब ये 2 केस है, ये हमारा सेकंड केस है, तो यहां तक तो आपको एज इट इज करना है भाई, यहां तक ये वाले जो स्टेप है ये एज इट इज करना है, ठीक है ना। और बस u की वैल्यू आपको चेंज कर देना है। तो आप ये बात ध्यान रखना, चाहे कोई बोले यहां तक तो आप सेम टू सेम लेके आओ, ठीक है, यहां तक सेम टू सेम लेके आओ, और उसके बाद अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनाना है तो m का जो हमारा फार्मूला आ रहा था d बाई यू, तो बस u की ही वैल्यू चेंज करनी होती है, ठीक है ना। अगर आपको इन्फिनिटी पर इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट कहां रखना पड़ेगा बताओ, फोकस पर रखते हो ना, तो u की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, f के इक्वल, ठीक है। अगर आप ये वाली जो इमेज है इसको चाहते हो इन्फिनिटी पर, इसका डायग्राम भी बनाना होता है। अगर डायग्राम आप बनाना चाहते हो तो देखो ऐसे बनेगा। अगर फाइनल इमेज आप इन्फिनिटी पर चाहते हो, ठीक है, तो क्या होगा, आप ऑब्जेक्ट को f पे रख दो, इसके फोकस पे। अब एक पैरेलल रे आएगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से। अब इन दोनों रेज को पैरेलल निकालो ऐसे, जब पैरेलल जाएंगे तो ऐसे पीछे पैरेलल ही इधर भी जाएंगी, पैरेलल ही इधर भी जाएंगी, तो ये इमेज कहां चली जाएगी, इन्फिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट f पर हो यानी कि u जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, f के। तो जब u f के इक्वल होगा तो u की जगह पर f डाल दो। तो ये हो गया हमारा दूसरा केस, ठीक है। तो 2 में से कोई एक केस पूछा जाता है, तो कोई भी केस पूछेगा आपको क्या करना है, यहां तक आपको सेम टू सेम लेना है, ठीक है। अगर इन्फिनिटी पर बोलेगा तो ये डायग्राम नहीं बनाना, ये तो दोनों में बनेगा, ये वाला बनेगा। अगर डी पर बोलेगा तो ये डायग्राम बनाओ और ये बनाओ, और अगर इन्फिनिटी बोल रहा है तो ये डायग्राम बनाओ और ये वाला बना दो, ठीक है ना। तो अगर इन्फिनिटी बोलेगा तो ये डायग्राम और वो पहला वाला बनाना है आपको, ठीक। चलो अब आ जाओ कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर। तो कंपाउंड में क्या होता है भाई, इसमें एक्चुअली 2 लेंस लगे होते हैं, है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होता है ना, एक इधर और एक इधर। तो ये वाला लेंस जो होता है ना, ये बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप ही होता है। ये वाला जो लेंस है इसमें सारे फार्मूले सिंपल माइक्रोस्कोप जब भी निकाला हम लोगों ने वही लगेगा। बस ये वाला आपका एक थोड़ा सा और लेंस लगा दिया, ठीक है, क्योंकि एक अकेला लेंस जो है वो ज्यादा मैग्नीफाई कर नहीं कर पा रहा है, तो एक और लेंस लगाने से फायदा क्या होता है, 2 लेंस होंगे ना तो दोनों मिलकर मैग्नीफाई करेंगे और बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 लेंस लगा दिया जाता है ना। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर 2 लेंस लगा दिया तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। अब तरीका ऑलमोस्ट वही है, यहां पर बस क्या हो गया कि एक के बजाय 2 लेंस लग गया। बाकी देखो ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है आंख पर, वो अल्फा, और इमेज कितना बना रही है। अब यहां पर देखो जरा सा इमेज, थोड़ी सी इसकी इमेज कैसे बनती है जरा सा देख लो, है ना। वो डायग्राम को थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, अगर आपको आता है तो स्पीड बढ़ा के देख लो, ठीक है, या फिर आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि जिनको नहीं आता है उनको थोड़ा सा मैं समझा दूं। 2 लेंसेज अगर है तो डायग्राम बनाने का तरीका, क्योंकि अगर आप वैसे देखोगे ना डायग्राम तो आपको बहुत ही वो अजीब सा, डेंजरस लगेगा, बहुत गंदा सा, ठीक है, खतरनाक सा डायग्राम लगता है। इसीलिए कभी कभी तो केवल डायग्राम ही पूछ लेता है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, ड्यूरेशन आ गई, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ये डायग्राम जो है यही बना के चले आओ। एक्चुअली देखो बोर्ड एग्जाम के लिए एक सीक्रेट में बात बता दूं कि आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी अगर नहीं आ रहा है तो भी कुछ भी लिख दो, ये समझ लो, अगर आप कुछ भी लिख दोगे ना तो फिर नंबर जरूर मिलता है, ये समझ लो, ठीक है ना। तो आप अगर बिल्कुल करो ब्लैंक छोड़ दोगे तो भाई सादे पेज पर तो नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन बोर्ड एग्जामिनर हमेशा उनको ऐसा बोला जाता है, उनको इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि नंबर्स बढ़ा बढ़ा के ही दो, है ना, ठीक है। किसी बच्चे को कम नंबर नहीं करने, है ना, तो वो पूरी कोशिश करते हैं कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर दिया जाए,
ठीक है। तो उन्हीं को वो नंबर नहीं दे पाते एग्जाम में जिनने ब्लैंक छोड़ दिया। तो है ना, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, आप हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ छोड़ना, किसी को नहीं, बस ये समझ, जो ही मन आया है, कुछ भी नहीं आ रहा है वैसे ही कुछ तो मिलता जुलता लिख दोगे, कुछ भी लिखोगे तो नंबर मेरी गारंटी है ना, 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर हर क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो छोड़ना सबसे बड़ा पाप है, ये समझ लो। तो कुछ न कुछ आप लिख के आओ, ठीक है, ठीक। तो अब आगे देख लो भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये डायग्राम, कई बार डायग्राम ही पूछते हैं, केवल डायग्राम बनाओ भैया, है ना, 3 नंबर का डायग्राम। ठीक, अब क्या चाहिए, तो अब डायग्राम में थोड़ा सिखा देता हूं, अगर आप सीख लोगे कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी। अच्छा, ये वाले लेंस को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आई पीस। आंख वाले साइड में होता है ना, यहां पर हमारी आंख होती है, ठीक है, तो यहां पर आई होती है, इसलिए इसको आई पीस बोलते हैं, और ये वाला होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अभी इस ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ होगा उसको एफओ बोलते हैं, तो एफओ से थोड़ा सा बाहर ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब क्या कोई बता सकता है अगर एफ और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी, बताओ भाई। एफ 2f के अगर ऑब्जेक्ट बीच में है, एफ के और 2f के बीच में है, तो इमेज कहां बनती है ना, पता है भाई। ठीक, तो ये बनती है बियॉन्ड 2f, तो इसका जो दोनों साइड फोकस होता है, इधर भी होगा f, यहाँ कहीं 2f होगा, तो 2f लिखने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है ना। तो अंदाजे से, क्योंकि बहुत वैसे बहुत सारी चीजें लिखने को है, तो एक पैरेलल ले लेंगे जो फोकस से जाती है, और एक ऑप्टिकल सेंटर से ले लो ऐसे, तो ये जो होगी बियॉन्ड 2f बनती है, ये कंफर्म है, बियॉन्ड 2f बना दिया। ठीक है, देखो कितना आसान है, देखते चलो भाई। एक जो है, एक आप अभी इस लेंस को भूल जाओ, एक लेंस का तो आप बनाना जानते हो, ऑब्जेक्ट अगर f2f के बीच में तुम्हें बियॉन्ड 2f बनेगी, बड़ी थोड़ी बनती है, मैग्नीफाइड इन्वर्टेड, है ना, इन्वर्टेड रियल एंड मैग्नीफाइड बनती। अब दूसरा, अच्छा, ये वाले लेंस से इमेज हमेशा इधर ही बनाई जाती है, पीछे कभी नहीं बनाते भाई, पीछे बना दोगे ना तो दिखती नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज हमें तब दिखती है जब कम से कम आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, ठीक है, और हमारी आंख बिल्कुल लेंस के करीब होती है। अब इमेज अगर इसने इमेज पीछे बना दिया है तो वो नहीं दिखनी, इसीलिए हमेशा इसकी इमेज सामने ही आनी चाहिए, ठीक है। तो अब जो ये इसका इमेज है वो इसका ऑब्जेक्ट बनता है, और जो इसकी इमेज होती है वही आंखों को दिखाई देती है, तो क्या करोगे, देखो अभी हम क्या करेंगे, एक रे फिर से वही, जैसे एक रे पैरेलल लो, एक ऑप्टिकल सेंटर से, एक रे पैरेलल लिया और एक ऑप्टिकल सेंटर से ले लो, बिल्कुल अलग अलग करना है भाई, है ना, एक रे पैरेलल लो, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। और अब एक चीज और यहां पर है, अब जो ये है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये इमेज कहां बनाएगा, तो इसमें भी वही 2 केस होंगे, आप चाहते कहां हो, टी पर बनाना चाहते हो या इनफाइनाइट पे। अगर आप चाहते हो कि इसकी इमेज ये इनफाइनाइट पर बनाए, तो इस लेंस को ऐसा सेट करो कि ये इसके फोकस पर आ जाए, एफ, अगर एफ पर आ जाएगा तो इमेज इन्फिनिटी पे चली जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि डी पर बने, 2 ही केस होंगे, या तो इनफाइनाइट बनाएगा या डी पे बनाएगा। अगर डी पर चाहते हो तो फिर कितनी दूरी होनी चाहिए लेंस का इस ऑब्जेक्ट से, है ना, इसका ये ऑब्जेक्ट है ना, तो अगर आप चाहते हो डी पर बने तो लेंस का इससे कितनी दूरी होनी चाहिए, तो डी, तो यहां सिंपल माइक्रोस्कोप वाला ही कॉन्सेप्ट लगता है, ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी होनी चाहिए लेंस से, तो अभी हम लोगों ने निकाला था df अपॉन d प्लस f, सिंपल माइक्रोस्कोप में निकाला था ना, अगर इमेज d पर बनाना चाहते हो, ठीक है, देखना, ये देखो, ठीक है, यहां पर इमेज की वैल्यू हमने d डाली थी, इमेज के लिए d डाला था, तो और u निकाला था, फिर u की वैल्यू, तो u की वैल्यू क्या ये आई थी, जब इमेज d पर, तो ये मैंने क्या कहा, सेकंड वाला लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप ही है, ठीक है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट यहां पर सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ लो तो समझ लो कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसी में खत्म हो जाएगा, ठीक है, आधा पार्ट 90% तो सिंपल माइक्रोस्कोप ही है, ठीक है। अब ये इमेज कहां बनाएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप का जो ये वाला लेंस है, अगर आप डी पर चाहते हो तो यू की जो वैल्यू है, इसको थोड़ा सा पास करना पड़ता है ना, इसको लेंस को थोड़ा सा पास करो, और ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, अब अगर वैल्यू दिया रहेगा तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, df अपॉन d प्लस f, ठीक है। तो
अब ये हमारे केस पर डिपेंड करेगा, है ना। अगर मान लो इंफिनिटिव चाहते हो तो ये पैरेलल कर दो रेज को और इधर भी पैरेलल कर दो ऐसे, और ये फोकस यहाँ फोकस है, तो फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज इंफिनिटिव चली जाएगी, ठीक है ना। और अगर डी पर चाहते हो तो फिर ठीक। तो अभी देखते हैं कैसे ये वाला कौन सा है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज डी पर ही बना रहे हैं ना। अगर पहला केस जो है वो अगर फाइनल इमेज को हम डी पर बनाते हैं, when final image found at D, और पहला केस है when final image is found at infinity, ठीक है। तो चलो, तो अभी जो है इसको हम लोग इरेज कर देता हूं, फिर एक एक करके दोनों हम लोगों को पढ़ना है ना, दोनों पढ़ना है, एक एक करके देखेंगे। तो पहले यहां पर भी क्या करना है, एक जनरल फार्मूला बनाना है। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप पे हम लोगों ने एक जनरल फार्मूला बनाया था m = d/u, फिर बाद में u की वैल्यू हमने चेंज करी थी कि u को कहां, मतलब ऑब्जेक्ट अगर कहां रखें, इंफिनिटी बनाना है तो u की वैल्यू f आ गया था, और अगर d पर बनाना है तो u की वैल्यू df/d+f आ गया था। तो ये एक जनरल फार्मूला बना था। उसके बाद तो ऐसे ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी एक जनरल फार्मूला पहले हम लोग बनाते हैं, है ना। कैसे बनाओगे, यहां से स्टार्ट वहीं से होगा, m = β/α। सिंपल माइक्रोस्कोप भी यहीं से स्टार्ट हुआ था। अब स्मॉल एंगल है तो बीटा को tan बीटा, अल्फा को tan अल्फा लिखा जा सकता है। अब tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू कहां से डालोगे, तो अल्फा क्या था, एंगल फाउंड बाय ऑब्जेक्ट, तो ये यहां पे मिलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट आंखों पर कितना एंगल बना रहा है बिना लेंस का, ठीक है, तो वो हमारा अल्फा होता है। और बीटा क्या होता है, इमेज कितना एंगल बना रही है। तो जैसे इमेज यहां पर कौन है, देखो ये इमेज है ना, ठीक है। इमेज कितना एंगल बना रही है आंख पे, तो इसको ऐसे आगे बढ़ा दो, ये वाला एंगल ध्यान से देखते रहो भाई। ये जो एंगल है बीटा, इसको बीटा लिखा है ना, ठीक है। तो ये इमेज कितना एंगल, आप आंख हमारी यहीं पे है, तो कितना एंगल बना रहा है, बीटा बना रही है, ठीक। तो चलो भाई, अब ये एंगल अगर बीटा है तो फिर क्या होगा कि अब हम लोग, है ना, अब यहां पर भी वही बात आएगी, ये वाला एंगल हमें यूज करना है उस फार्मूले में, है ना। ये वाला बीटा के लिए और ये वाला अल्फा के लिए। तो बीटा के लिए एक्चुअली दो ट्रायंगल हमारे सामने आ जाते हैं, पिछले वाले में भी दो आए थे। एक ट्रायंगल ये वाला आ रहा है, अब यहां से बीटा की वैल्यू डालें या फिर यहां से डालें, ये भी ट्रायंगल बना है, यहां से बीटा डाल सकते हो, ठीक है। तो पिछले वाले में हम लोगों ने कौन सा ट्रायंगल लिया था, छोटा वाला, तो यहां पर भी छोटा वाला है ट्रायंगल से, ये ध्यान रखना, छोटे वाले से डालेंगे, उससे क्या होता है ना कि कटता है, ठीक है ना, a' b' जो है कट जाएगा। तो डालते फिर, अब tan बीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ, इस ट्रायंगल से tan बीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, a' b' है, और बेस a'(c'), परपेंडिकुलर a'(b') और बेस क्या है, a'(c'), ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है a'(b') और डिवाइड बाय a'(c'), देखो a'(b') और डिवाइड बाय a'(b'). ये तो हो गया बीटा की वैल्यू। अब अल्फा की डालना है तो यहां से डालोगे, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर AB और बेस क्या है, AC, ठीक है। अब क्योंकि tan बीटा अपॉन tan अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो रही है, परपेंडिकुलर AB और डिवाइड बाय बेस क्या है, AC, ऐसा बना है ना। अब अगर ये चार ऊपर है ना, इस तरह के 4 टर्म्स है, तो इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। नीचे वाले दोनों को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर इसको नीचे वाले को उठा के उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। तो tan बीटा की वैल्यू एज इट इज रहने दो और अल्फा वाले को उल्टा कर दो, AC/AB, ठीक है। उल्टा करने से फायदा क्या होगा, वो चीजें है ना भाई, डेरिवेशन जब करते हैं तो हम क्या लाना चाहते हैं वो उसी के हिसाब से चीजों को अरेंज करते हैं। तो अभी इसको उल्टा कर दो, अब उल्टा करके देखो क्या होने वाला है ना, ये बना। अब इसको फिर से थोड़ा सा रीअरेंज कर लो। हमने क्या किया, देखो ऊपर वाला एज इट इज है अभी भी, बस नीचे वाला क्या किया, AB को इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, ठीक है। AB को इधर कर दो और इसको इधर कर दो। क्यों कर रहे हैं, उससे कुछ होने वाला है, जरा देखो। अभी जब आपने थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया तो ऐसा बन गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, जरा से बताओ। a'(b') क्या है, a'(b') जो थी वो इस लेंस की इमेज थी, और AB जो है वो इस लेंस का ऑब्जेक्ट है।
तो ए डैश बी डैश इमेज की हाइट और ये ऑब्जेक्ट का हाइट। इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट जो होता है वो मैग्निफिकेशन होता है। तो इस लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। इमेज का हाइट ये भाई इसकी इमेज है ऑब्जेक्टिव की, तो इसको क्या लिख सकते हो, एमओ, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है ना। इसको लिखा जा सकता है मैग्निफिकेशन, इसको मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस लिख सकते हो। और इनकी वैल्यू डाल दो। AC क्या था, AC देखो यहाँ पे AC किसके बराबर है, D के इक्वल है ना। AC की जगह पे D डालो, इधर है इसलिए नेगेटिव साइन के साथ। और A डैश C डबल डैश क्या जरा ध्यान से देखो, A डैश C डबल डैश, A डैश कहां पे है, ये देखो ये A डैश है और ये C डबल डैश यहां पे दिख रहा है। A डैश C डबल डैश ये वाली जो लेंथ होगी ये क्या बनेगी, इस लेंस से ऑब्जेक्ट, भाई ये जो है ना इसका ऑब्जेक्ट है, ये चीज इसकी इमेज है और इसका ऑब्जेक्ट बनता है। तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। अब ये लेंस का नाम क्या है, आई पीस। तो इसलिए ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको यूई, ई क्यों लिखा, क्योंकि आई पीस का ऑब्जेक्ट है ये, है ना। और इसके इधर है लेफ्ट साइड में तो निगेटिव साइन, ठीक है। तो ऐसा कर दिया। अब ये माइनस 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 ये तो प्लस हो गया। और एमओ जो होता है, ठीक है ना, एमओ, अब लेंस का एमओ क्या है, इसका मैग्निफिकेशन है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस का फार्मूला होता है VO अपॉन U। लेंस का मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या होता है, VO अपॉन UO होता है, ठीक है। और यहां पर UO को नेगेटिव डाल दिया गया है। क्यों नेगेटिव डाला, क्योंकि UO जो है वो इधर है, VO किधर है, इधर, UO इधर है, ठीक। तो इसलिए UO को नेगेटिव डाल दिया और ये माइनस माइनस यहां से प्लस हो गया। तो ये तो भाई साहब बन गया जनरल फार्मूला, ठीक है ना, ये बन गया जनरल फार्मूला। अब ये जनरल फार्मूला आप दोनों में ही यूज करोगे। पूछेगा आपसे एक ही, या तो बोलेगा फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे है या बोलेगा फाइनल इमेज डी पर है, ठीक है। दोनों में ही यहां तक तो आप सेम करोगे और ये वाला डायग्राम भी दोनों में सेम रहेगा। ये वाला डायग्राम बदल जाता है, जैसे ये डायग्राम डी का बना हुआ है ना, यहां पर फाइनल में कहां बनेगी, डी पर बने। तो अगर डी पर बनाना है तो ये डायग्राम बना देंगे, और अगर इन्फिनिटी बनाना है तो थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आप सेम रखो। उसके बाद अब क्या है कि वेन देखो ये वही फार्मूला यहां पे ले लिया गया है ना, जो यहां पर आपने डिराइव किया था वही फार्मूला सेम यहां पर हम रखा हुआ है। अब उसी फार्मूले से आगे फिर जब हम दो रास्ते पे जाएंगे कि फाइनल इमेज आप कहां चाहते हो, अगर इन्फिनिटी पर चाहते हो तो जो आई पीस के सामने जो ऑब्जेक्ट है इसमें कुछ नहीं करते, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसमें हो गया जो हो रहा था, एफओ की इधर रखो ऑब्जेक्ट, इमेज इधर बना देगा। बाकी सेटिंग इसकी करनी पड़ती है, यही सबसे ज्यादा सेटिंग करनी पड़ती है। तो अगर आप चाहते हो कि फाइनल कौन सी इमेज आपको दिखेगी, जो ये वाला बनाएगा, ठीक है ना, इसकी जो इमेज होती है वो इसका ऑब्जेक्ट बनती है, और जो इसकी इमेज होती है वही हमें दिखाई देती है। यानी इसकी इमेज कहां बनी है, देखो इसकी इमेज ये रेज इनफाइनाइट पे जा रही है, इनफाइनाइट पे बनेगा, वही इमेज हमें दिखाई देगी। तो अगर फाइनल इमेज आप इन्फिनिटी पर चाहते हो, इसकी इमेज अगर आप इन्फिनिटी चाहते हो तो इसका ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, फोकस पर, ठीक है। तो ये देखो यहां लिखा हुआ है किसका फोकस, आई पीस का, ठीक है। तो आई पीस का फोकस, तो इसमें भाई कुछ नहीं, अब काम खत्म हो चुका है। ये बस m इक्वल टू VO अपॉन UO, नेगेटिव यहां लगा दो, और बस यहां पे यही वैल्यू चेंज करनी होती है। सिंपल माइक्रोस्कोप में U की वैल्यू हमने निकाला था और यहां पर भी निकालना है। तो U किस ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, F3 पर, खत्म। अब ये अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर चाहते हो तो U ही की जगह F डाल देंगे, ठीक है ना। और डायग्राम ये बना देना चाहिए, ये दोनों डायग्राम बनेंगे। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर चाहते हो तो यही दोनों बनेंगे, और अगर फाइनल इमेज आप D पर चाहते हो तो एक वो वाला जो मैंने बताया था कॉमन रहेगा, और एक ये अगर आप D पर चाहते हो तो, ठीक है। तो भाई फिर से देखो ये फार्मूला आपका कॉमन है दोनों में। अब इसी में UE की वैल्यू डालनी पड़ती है। अगर आप D पर इमेज चाहते हो, जैसे अगर इनफाइनाइट पे चाहते हैं तो हम सीधे बता देते हैं F पर ऑब्जेक्ट रखो, लेकिन अगर D पर चाहते हो तो ऑब्जेक्ट कहां रखोगे वो निकालना पड़ता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, वही सेम यहां पर भी प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है, बिल्कुल सेम। आप अगर वहां पर तो वही छाप दो, ठीक है ना। यहां पे देखो ना क्या किया है, अगर इसके लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप निकालना चाहते हो इमेज D पर बने, तो हम अब आई पीस के लिए निकाल रहे हो तो आपको यहां पर ई लगाना पड़ेगा। भाई लेंस का फार्मूला था 1/f = 1/v - 1/u। अब अगर आई पीस के लिए ये फार्मूला यूज कर रहे हो तो ई लगा दो,
अब आई पीस का फोकल लेंथ होता है एफ ई। इमेज कहां बनाना है आपको, डी पर। किधर बनाना है, निगेटिव साइड में। और ऑब्जेक्ट कहां रखना चाहते हो आप, इसी साइड में रखना चाहते हो तो उसको भी माइनस ले लो यूई, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर जब ये 1/ui इक्वल टू करोगे तो ये बनेगा 1/d प्लस 1/f। बिल्कुल सेम फार्मूला आएगा भाई, है ना। एक आप रट्टा मार लो, वही यहां पे भी काम आएगा। तो अब ui की वैल्यू जो है सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा जो df/d प्लस f। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे, ui की वैल्यू वही आ जाएगी। और यही ui की वैल्यू उठा के यहां पर डाल दिया जाता है, समझ गया ना। तो भाई अगर इन्फिनिटी पर है तो सीधे ui की वैल्यू f डाल दिया जाता है, और अगर d पर बनाना है तो हमेशा ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, दिखाने के लिए डेरिवेशन में। और जो ui की वैल्यू आएगी अब उसको उठा के डाल देंगे हम वहां पे, ठीक है ना। ये देखो पहले से ड्राइव है, उसको भी आप देख सकते हो, है ना। मेरा अगर गंदा लग रहा है तो ये बगल में वही चीज रिपीटेड है। तो फाइनली क्या है, ui इक्वल टू df/d प्लस f। अब ये वाली वैल्यू उठा के हम कहां डाल देंगे, उस फार्मूले में, है ना। जो ये हमारा मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला आया था -v2/uo, और क्या आया था भाई, d/ue आया था। तो -v/uo d अब ue की वैल्यू ये वाली यहां पे डालेंगे तो क्या आएगा भाई, dfe, और d प्लस f चला गया ऊपर। अब -v/uo इनटू ये d से d कट गया। अब इस f को आप क्या करोगे, एक बार आप d के नीचे लिखोगे और प्लस एक बार इसके नीचे जब f जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस ऐसे df/+1 लिखने से थोड़ा सा अच्छा होता है 1 + d/f, है ना, थोड़ा सा ठीक लगता है। तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख दो 1 + d/f। तो ये हो गया आपका। वैसा भी अगर आप लिख दोगे तो गलत कोई नहीं काटेगा, ठीक है। प्लस में चाहे a + b करो चाहे b + a कर दो तो ये हो गया भाई फिनिश, ठीक है ना। बताओ अगर किसी को कोई समस्या आ रही हो भाई। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, ये बल्कि कंपाउंड ही सबसे टफ है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। अभी टेलीस्कोप देखोगे ना तो वो इससे आसान, ठीक है। अब आ जाते हैं टेलीस्कोप पे। माइक्रोस्कोप क्या करता है, पास की चीजों को देखने के काम में आता है ना, पास की चीजों को, ठीक है, छोटे छोटे बैक्टीरिया। और टेलीस्कोप से आप क्या देखते हो, दूर की चीजें देखते हो, है ना, मैच देखते हो आप, ठीक है, जंगल में बर्ड्स वगैरह देखते हो, स्नेक देखते हो, और चांद सितारे भी देख सकते हो, है ना। जो चांद सितारे देखने के काम में आता है ज्यादा पावर का होता है, उसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और जो ऐसे ही मैच देखने के काम में आता है उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, ठीक है ना। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है तो थोड़ा सा कम पावर का होता है, छोटे साइज का। एस्ट्रोनॉमिकल वाला जो करोड़ों किलोमीटर दूर दिखाएगा तो बहुत बड़े साइज का होता है ना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो हम, है ना, तो हमारा जो है ये जनरली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही है, ठीक है। हालांकि प्रिंसिपल दोनों का सेम ही है ना, ठीक, वो बस थोड़े से कम पावर का होता है, ज्यादा पावर का होता है, ठीक। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हेवनली बॉडी मतलब हैवी बॉडी नहीं, हेवनली का मतलब जो स्पेस में, आकाश में जो बॉडीज होती है उनको हेवनली बॉडी बोला जाता है, ठीक है ना। तो प्लैनेट्स, इन सबको देखने के काम में आता है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप किस काम में आता है, अर्थ पे चीजों को देखने के काम में आता है। प्रिंसिपल भाई, है ना, प्रिंसिपल आप देख लो, जो एक्चुअली करता है ना वही लिखना है। टेलीस्कोप से हम क्या करते हैं, ठीक है, पहले, और इसमें भी 2 लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव एक आई पीस, ठीक, बस अंतर थोड़े से होते हैं इसमें, ठीक है। ये प्रिंसिपल जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। ये देखो टेलीस्कोप में क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव वाला जो ऑब्जेक्ट के साइड में रहता है वो बड़े एपर्चर का होता है। माइक्रोस्कोप में उल्टा होता है ना, माइक्रोस्कोप में ये वाला छोटा होता है, वो बड़े साइज का होता है। इसमें ये बड़ा होता है, वो छोटा होता है। अच्छा, इसके बड़े होने के पीछे रीजन भी है कि टेलीस्कोप में बड़ा लेंस लेने से फायदा क्या होता है, क्योंकि ये जो टेलीस्कोप होता है दूर की चीजें देखते हो आप, स्टार, मून, तो वहां से बहुत कम लाइट आती है। तो अगर बहुत कम लाइट आ रही है तो आपको इमेज जो होगी ना ब्लर दिखेगी, साफ नहीं दिखेगी, ठीक है। तो कम लाइट, अगर आपने लेंस भी छोटा ले रखा है तो केवल इतने पे जो लाइट आएगी वही इमेज बनाएगी। तो जितना बड़ा साइज का लेंस होगा उतनी ही ज्यादा लाइट आके इमेज बनाएगी, तो उतनी ही इमेज कैसी होगी, ब्राइटर होती चली जाएगी। इसीलिए जितने बड़े साइज का बना दो ये वाला लेंस उतना ही अच्छा माना जाता है ना। लेकिन ज्यादा बड़े साइज का लेंस लगाने से क्या होता है कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, है ना। जैसे कि अगर बड़े साइज का लेंस लगाओगे तो उसमें क्रोमेटिक एब्रेशन और स्फेरिकल एब्रेशन आ जाते हैं। मतलब
क्रोमैटिक एब्रेशन या स्फेरिकल एब्रेशन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि रेज जो है ना वो अलग अलग जगहों पे मिलने लगती हैं, अलग अलग जगहों पे, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे मिलेंगी तो इमेज जो होगी वो कई प्लेसेस पे बनने लगती है और इमेज ब्लर होने लगती है, इसलिए लेंस बड़े साइज के बनाना बहुत ही कॉस्टली है, ठीक। इसमें स्फेरिकल एब्रेशन और क्रोमैटिक एब्रेशन आ जाते हैं बड़े साइज में, तो इसीलिए वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फार्मूला, अब टेलीस्कोप में और मैंने कहा था माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना। ऊपर वाली लाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, एंगल फाउंड बाय द इमेज ऑन द आई, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नीचे वाले में है एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट एन आई व्हेन प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो ये वाला पार्ट जो है ना यही डिफरेंस है। जब हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं ना तो वहां पर क्या लिखते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, डी पर हो, आप देख लेना, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब डी पर होगा तो उसका रेशियो लिया जाता है, टेलीस्कोप के केस में ऑब्जेक्ट कहां पर हो, जब इंफिनिटी पर, तब उसका रेशियो लिया जाता है। तो इसके पीछे रीजन यही है कि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट आप डी पर रख नहीं पाओगे, है ना। 25 सेंटीमीटर, भाई अगर आपको सन देखना है तो क्या 25 सेंटीमीटर पर सन को लाके देखोगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, मतलब टेलीस्कोप में जनरली इंफिनिटी पर ही ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप में जब आप देखते हो तो हम डी पे रख सकते हैं, पास में 25 सेंटीमीटर दूरी पे। तो इसीलिए इस फार्मूले में चेंज कर दिया गया, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए, इंफिनिटी पर, तब वो कितना एंगल बना रहा है और फिर उसके रिस्पेक्ट में इमेज का एंगल क्या है, ठीक। तो अभी आ जाते हैं भाई, अब टेलीस्कोप की अगर हम बात करें तो इसमें जैसा कि मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बताया था कि ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, एफ और 2f के बीच में होना चाहिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये बात मैंने करी थी, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। कहा गया भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो यहां पे देखो ये एफओ के थोड़ा सा बाहर ऑब्जेक्ट कहां होता है, इसके फोकल लेंथ से थोड़ा सा बाहर, ताकि इमेज इधर बन जाए, ठीक है। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टेलीस्कोप, इसमें क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए, बहुत इंफिनिटी पे, तो ये इंफिनिटी पर बना हुआ डैश 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 करके, है ना। इंफिनिटी से लाइट रेज आ रही है, तो जब इंफिनिटी से बहुत दूर से लाइट रेज आ रही है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला, इस एंगल को क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है। भाई देखो ये ऑब्जेक्ट है ना, तो सीधे इसका जब एंगल देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट का एंगल हो जाएगा। इसमें दो डायग्राम नहीं बनाने होते, इसलिए मैं बोला टेलीस्कोप उससे ज्यादा इजी है। उसमें दो डायग्राम, ऑब्जेक्ट का अलग एक डायग्राम बनाते थे जो आंखों पे एंगल बना रहा है, और इमेज का अलग बनाते थे। यहाँ पर एक ही डायग्राम में दोनों एंगल आपको दिखाना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है आंखों पर, तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट एंगल है ना, अब ये थोड़ा सा ऐसे, तो ये ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है, तो कितना एंगल बन रहा है, अल्फा। और इमेज कहां बन रही है, तो पहले इसकी इमेज बन रही है यहाँ पे, इस लेंस की इमेज यहाँ बनी, और फिर इस जो इमेज होगी ये इसका ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और फिर ये क्या करेगा, इसकी इमेज बना रहा है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं फाइनल इमेज, ठीक है। यही वाली हमें दिखाई देगी, तो जो ये इमेज एंगल बनाएगा उसको बीटा बोलते हैं, ठीक है। जो फाइनल इमेज जो एंगल बनाती है उसको बीटा बोलते हैं। अब ये एंगल जरा से देखो, यहाँ पे यही तो बना रही है, ये कितना एंगल बना रही है, यहाँ पे देखो ये बीटा लिखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, अल्फा लिखा हुआ है, इमेज कितना एंगल बना रही है, बीटा लिखा हुआ है, ठीक। अब आपको इसी से ये वैल्यू डालनी होगी, तो फिर फार्मूला भाई बीटा अपॉन अल्फा, बीटा को tan बीटा अपॉन tan अल्फा लिख सकते हो, और tan बीटा की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना। tan बीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो अब यहां पर भी फिर वही प्रॉब्लम, दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये वाला बीटा एंगल, ये ट्रायंगल बीटा एंगल बना रहा है, और ये वाला भी, ठीक है ना। तो कौन सा ट्रायंगल लिया जाएगा, ठीक, छोटा वाला, है ना। तो ये छोटा वाला ट्रायंगल ही इंपॉर्टेंट है, छोटा वाला ज्यादा काम कर रहा है, ध्यान रखना। बड़ा वाला कभी कभी होता है ना, छोटे ज्यादा काम कर जाते हैं भाई, ठीक है। तो हर बार छोटा वाला ट्रायंगल ही काम कर रहा है। तो अभी tan बीटा की वैल्यू क्या लिया, इस ट्रायंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, a डैश b डैश, और बेस क्या है, देखो a डैश c डैश, तो ये भी हो गया बेस, और डिवाइड बाय tan अल्फा। तो tan अल्फा की तरफ से देखो यार, अब इधर एंगल अल्फा बन रहा है, अब इधर तो कोई ट्रायंगल दिख ही नहीं रहा है, ठीक। तो इसको क्या किया गया, ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, बताओ, है ना, ठीक। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, सेम।
अगर अब तो क्या करो आप, ये वाला ट्रायंगल देखो जरा सा, ये वाला, अगर इस ट्रायंगल को देखें हम लोग तो यहां से tan अल्फा की वैल्यू ली जा सकती है। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फिर सही आ गया, परपेंडिकुलर क्या है, a डैश b डैश, और बेस क्या है, a डैश c। देख लो भाई, a डैश b डैश और a डैश c। ठीक, अब यहां पे देखो क्या कट गया भाई, a डैश b डैश, a डैश b डैश उड़ गया। अब ये a डैश c ऊपर चला जाएगा, जो a डैश c है ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक, अब वैल्यू डाल दो यार। ठीक, अब वैल्यू डाल दो, a डैश c देखो जरा से क्या है, a डैश c ये है। तो इसके लिए जो ये इमेज है ना, a डैश c क्या है, इसकी इमेज है। ठीक है, और एक चीज और, इमेज यहां पे बन रही है, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज बनेगी कहां, फोकस पर। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर, इमेज इसकी कहां बनेगी, फोकस पर। तो इसलिए इमेज की पोजीशन जो होगी वो f0, तो ये f0 लिखोगे, इमेज जो है वो फोकस बन रहा है इसलिए f0 लिख दिया। ठीक है, और a डैश c डैश क्या है वो भी देख लो जरा, ये है। अब ये एक्चुअली इसका ऑब्जेक्ट था, तो a डैश c डैश को क्या लिखोगे, ue लिखोगे। ठीक है, इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो ue लिखोगे, और इधर डायरेक्शन है इसलिए निगेटिव साइन। तो यहां पर भी वही बात है कि एक आपको जनरल फार्मूला बनाना पड़ेगा। अब ये बहुत आसान है भाई, बहुत बस, ठीक है ना, पेशेंस रखो। तो ये जब भी आप कोई भी, चाहे माइक्रोस्कोप हो, कंपाउंड, चाहे सिंपल, चाहे टेलीस्कोप, एक जनरल फार्मूला बनाते हैं, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, एक जनरल फार्मूला बनाएंगे और इसके बाद इसमें वैल्यू डाल देंगे। अगर आप इन्फिनिटी पर होगी तो क्या करोगे, तब तो यार देखो, अगर दो ही केस होगा, अगर इन्फिनिटी पर हुई तो यहां पर एफ डाल के बाहर हो जाना। ठीक है ना, अगर इन्फिनिटी पूछ लिया तो समझ लो इतना ही करना है। इसके बाद अगर एक स्टेप और करना होता है, यूई को एफ डाल दो, क्योंकि इन्फिनिटी पर जब इमेज बनानी होती है तो ऑब्जेक्ट एफ पर आ जाता है। तो इन्फिनिटी वाला तो कुछ है ही नहीं, बस जनरल करोगे, उसके आगे एक लाइन और बढ़ानी होती है। जब डी पर निकालना, इमेज अगर डी पर बनाना है तो फिर आपको वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो हर बार करनी पड़ेगी। और वही सेम टू सेम करना भी पड़ता है, कुछ अलग नहीं है, हर बार सेम। तो 3 बार वही डिवीजन हम कर रहे हैं, एक बार सिंपल माइक्रोस्कोप में, एक कंपाउंड में, और एक ये देखो। ठीक है, तो हमारा जो फार्मूला आया था -f(o)/ue आया था, पहले ये दिखा देना, -f(o)/ue आया था। और अगर आप फाइनल में इन्फिनिटी पर चाहते हो तो ue की वैल्यू f कर दो, खत्म हो गया। और ये डायग्राम बना देना, अगर इन्फिनिटी पर है तो ये डायग्राम बनाना है। ठीक है ना, तब ये वाला मत बनाना, अगर इन्फिनिटी पर तो ये नहीं बनाना, उसी को बना देना बस, केवल इसको, इसमें एक ही एक बनाना है। इन्फिनिटी पर अगर है तो यही बना के वो सॉल्व कर देना। ठीक है, और अगर फाइनल इमेज डी पर है, देखो ये फाइनल इमेज कहां पर है, डी पर। ठीक है, पिछला वाला देख लो जरा से एक बार, फाइनल में देखो ये इनफाइनाइट लिखा हुआ है ऐसे, ये रेस कहां जा रही है, इनफिनिटी पे जा रही है। ठीक है, तो और ये वाला डी पर बन रहा है। ठीक, अब डी पर अगर इमेज, इसकी इमेज भाई ये जो है ना वो इसका ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज अगर डी पर बनाना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए, df/d+f। और तरीका उसका फिर से वही होगा, अब वही ue की वैल्यू ही डालना है भाई, ये हमारा जनरल फार्मूले में आया था। अब ue की वैल्यू क्या फिर से मैं सॉल्व करूं क्या यार, अब मत करो तो ज्यादा सही है ना। ठीक है, अगर ue की वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो लेंस का फार्मूला 1/f = 1/b - 1/u, और a क्योंकि आई पीस का है, इमेज कहां बनाना चाहते हो, डी पर, माइनस साइन के साथ लगेगा। अब की बार मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। ठीक है, और ये आई पीस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर 1/f, या फिर अब क्या करो भाई यहां पे है ना, अब ue को इधर लाओ, तो ये 1/ue = बनेगा 1/f। e क्यों लग रहा है, क्योंकि आई पीस के लिए ये फार्मूला यूज कर रहे हैं ना। ठीक है, 2 लेंस है तो e लगाओगे तभी पता चलेगा किस लेंस के लिए लगा रहे हो। ऐसा बनेगा, फिर यहां पर एलसीएम ले लेना, ft तो ऊपर हो जाएगा d+ft। ठीक है, 1/ue का ये बना। अब ue क्या बन जाएगा भाई साहब, ये ऊपर चला जाएगा है ना, ft/d+f या f+d जो लिखना हो है ना। अब ये ue की वैल्यू क्या करोगे, वहां पर डाल दो, कहां, जो m का फार्मूला आया था -f(o)/ue आया था, तो ue की यही वैल्यू यहां पर डालनी होती है। ठीक है, जो जनरल फार्मूला हमारा m का आया था उसी में ue की वैल्यू डाल के करोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, इस ue की ये वाली वैल्यू उठा के आप डाल दो और ये बन जाएगा। ठीक, डालोगे ना भाई, m = -f(o)/ue की वैल्यू क्या है
डी एफ ई, और ये ऊपर चला जाएगा डी प्लस एफ ई। ठीक, अब एफ ओ अपॉन एफ ई को ऐसे ही रहने दो, और ये डी को उधर लेके चले जाओ, ठीक है ना, ये डी को उधर लेके चले जाओ इसके नीचे, तो इसके नीचे जाएगा तो डी के नीचे जाएगा तो 1, और एफ ई के नीचे जाएगा तो खत्म। ठीक, अब भाई थोड़ा सा फास्ट करते हैं ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। उसके बाद जो है डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। एक्चुअली टेलीस्कोप जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग टाइप का भी होता है, मिरर वाला टेलीस्कोप, और मिरर वाला टेलीस्कोप ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये भी बहुत पूछा जाता है भैया। इस टेबल को तो आप लर्न कर ही सकते हो, ठीक है ना, 4 लाइन की टेबल है, सारे पॉइंट नहीं है ना, चाहे 5 लिखे हैं तो 5 में से 3 ही कर लो, लेकिन कुछ जरूर कर लेना। रिफ्लेक्टिंग वाला जो होता है वो रिफ्रैक्टिंग से ज्यादा अच्छा माना जाता है। रिफ्लेक्टिंग से क्यों, रिफ्लेक्टिंग अच्छा क्यों माना जाता है, ये पूछता है ना कि कौन सा बेटर होता है टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग में क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता, मिरर में जो भी मैंने बताया था उसमें होता है, और इसमें स्फेरिकल एब्रेशन होता है, लेकिन उसको पैराबोलिक शेप करके तुरंत रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना, बहुत आसानी से। मिरर को पैराबोलिक शेप कर दोगे वो दोनों एब्रेशन जो है उसके हट जाते हैं, है ना, क्रोमेटिक होता नहीं और स्फेरिकल हट जाता है। ये सारे इसके एडवांटेजेस है। मिरर बनाना बहुत सस्ता और आसान होता है, चीप होता है, और इसको हैंडलिंग भी आसान होती है। यही सब सारे इसके एडवांटेजेस है। और जो कि लेंस वाले में नहीं होता है तो वो उसका डिसएडवांटेज हो जाएगा, उसको पढ़ लेना, क्योंकि आता है। इसलिए भाई साहब हमने कहा है कि इतना जो आज का वीडियो है इसमें आपको 3 क्वेश्चन, भाई अब समझ लो 1 घंटे पढ़ने पर अगर 3 क्वेश्चन मिल रहा है तो फिर इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता दुनिया में, ये समझ लो, ठीक है। तो भैया आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आ जाओ भाई, हाइगेंस प्रिंसिपल, छोटा सा चैप्टर है 2 पन्ने का, उसमें से एक क्वेश्चन 3 नंबर का बनना ही बनना है, ठीक है ना। तो इसलिए हाइगेंस प्रिंसिपल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 पन्ने पढ़ोगे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा बढ़िया सा, और इसमें कुछ घुमाता फिराता भी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन। कुछ चीजें ऐसी होती है ना भाई कि उसमें आप कितना पढ़ के जाओ नहीं कर पाओगे, ठीक। लेकिन ये ऐसा है कि क्या पूछेगा, या तो रिफ्लेक्शन का प्रूविंग पूछता है या रिफ्रैक्शन का, ठीक है, या फिर सीधे हाइगेंस प्रिंसिपल पूछ लेगा। तो ये हाइगेंस प्रिंसिपल के 2 पॉइंट्स हैं। अब इन्हें तुम खुद से रट्टा मारना, ठीक है। अब इनको मैं नहीं डिक्टेट करूंगा, आप इसको मैंने यहाँ पे सामने ले लिया है, आप इसको जैसे भी चाहो, है ना, स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी चाहो इसको रटना है आपको। ये लॉज हैं, हाइगेंस प्रिंसिपल बोले जाते हैं, इनको रट्टा मार के अब ये जो है पूछा जाता है डेरिवेशन। हाइगेंस प्रिंसिपल को यूज करके बोलेगा रिफ्लेक्शन को प्रूव करो कि आई जो होता है आर के इक्वल होता है ना। आई जो होता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यही तो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करो बाय यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। तो भाई साहब कैसे करोगे, ठीक है ना। तो इसका ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को अगर आप कहो तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा समझा दूं क्या। एक्चुअली यहाँ पे देखो क्या है कि चलो देखें हम लोग करते क्या है, देख लो भाई, है ना। जिनको नहीं आता उनके लिए भाई वीडियो है, आप स्किप कर देना, क्या करना है ना, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। तो देख लो भाई, अभी क्या करना है, रिफ्लेक्शन को अगर प्रूव करना है तो 2 हम ऐसे इंसिडेंट रेज लेते हैं, है ना। ऐसे एक सरफेस पर मान लो लाइट रेज आ रही है और फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगी, पैरेलल आई पैरेलल ही रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, ठीक। अभी इसमें क्योंकि बहुत जब सारे एक साथ बना होता है तो हमें समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है, तो इसलिए एक बार इसको बनते हुए देखो। अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है भाई साहब, जरा सा देखो होता क्या है कि अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि वेव फ्रंट ड्रॉ करते हैं। यहां से एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींचो, इसको बोला जाता है वेव फ्रंट। एक यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और एक यहाँ पे ड्रॉ करते हैं वेव फ्रंट, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है इसको भाई नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल साथ जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और ये वाला है ना, अब ये एंगल और ये एंगल सेम होता है, ठीक है, दिख रहा है ना। एक सेकंड को, अच्छा दूसरा कलर कोई देखता हूं, ये लेता हूं। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड है, और ये एंगल सेम होता है, ठीक है ना। तो ये आई बन जाता है, ये वेव फ्रंट है भाई। अब वेव फ्रंट क्या होता है ये पढ़ के जाना, थ्योरी है ना, अक्सर करके वेव फ्रंट ही पूछता है, डिफाइन करो वेव फ्रंट, ठीक है। तो एक ऐसा सरफेस, किसी भी लाइट सोर्स के सराउंडिंग एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का जो फेज होता है वो सेम फेज अगर है तो उसको हम वेव फ्रंट बोलते हैं उस सरफेस को, ठीक है।
तो वो भी आता है भाई। अब मैंने भाई कुछ चीजें इग्नोर करनी पड़ती, नहीं ले पाया, लेकिन आता है, याद रखना। तो अभी हम लोगों को यही प्रूव करना है I इक्वल टू R। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, यही सेम डायग्राम यहाँ पर भी बना हुआ है। ये वाला एंगल I है और ये वाला एंगल I हो जाएगा, इधर ये एंगल R है और ये वाला एंगल भी R हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से है ना, कुछ नहीं है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अगर प्रूव करना है तो यहाँ पर जरा सा ध्यान से देखो, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये है और दूसरा ये है। यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों के लिए हम लोग साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो जरा सा देखो, तो पहले किसके लिए यूज कर लेते हैं हम लोग, इस वाले के लिए, ठीक। तो साइन आई, अगर हम साइन आई इक्वल टू लिखे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, ठीक है। तो साइन आई इक्वल टू, अब बताओ ना परपेंडिकुलर कौन सा है, कौन से ट्राइंगल में, ये वाले में, ठीक है। आप इसको लिख देना इन ट्राइंगल ए बी ए डैश, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी ए डैश, इस ट्राइंगल में अगर हम साइन आई की वैल्यू डालें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये थीटा के सामने ये आई है ना, इसके सामने जो होता है वही परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर ए डैश बी, ठीक है। और अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, ये एंगल 90 है, वेव फ्रंट जो होता है ना वो वेव पर 90 डिग्री बनाता है, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो वो हो जाएगा ए ए डैश, ए ए डैश, ठीक है। अब ए डैश बी जो है ना, ये वाला जो है ए डैश बी, यहां पे थोड़ी सी कहानी करनी पड़ती है भाई, है ना। अब हम ये मान लेते कि लाइट मान लो यहां से यहां किस स्पीड से, एयर है मान लेते हैं, अगर एयर है तो एयर में स्पीड होती है लाइट की सी, तो यहां से यहां की जो डिस्टेंस है ना बी ए डैश वाली, ठीक है, बी ए डैश वाली जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो मान लो टी टाइम में लाइट यहां से यहां पहुंची, ठीक है, और किस स्पीड से, सी स्पीड से, तो इस डिस्टेंस को हम लोग ct लिख सकते हैं। तो ए डैश बी को क्या लिख दो, ct, और डिवाइड बाई ए ए डैश, ठीक है। अब ये आपका एक काम कर दो यार, यहां की बजाय यहां अलग से लिख लो, साइन आई इक्वल टू क्या बना, क्योंकि खत्म हो, इसमें डेरिवेशन कुछ है ही नहीं, ये इक्वेशन 1 मान लो। अब दूसरे ट्रायंगल पे आ जाओ, ठीक है, इससे छोटी डेरिवेशन कोई नहीं है, दूसरे ट्रायंगल पे आ जाओ। अब आ जाते हैं ये वाले पे, इस ट्रायंगल के हिसाब से ये वाला एंगल देखोगे साइन आर, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ये वाला कौन सा है भाई, ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ए बी डैश ए डैश ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो साइन आर लिखो भाई आपकी बात। तो साइन आर, इस ट्रायंगल में आर बन रहा नहीं ये वाला आर, तो साइन आर इक्वल टू क्या होगा, इसके सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, ए बी डैश, परपेंडिकुलर हो गया ए बी डैश और अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज जो होता है जो 90 के सामने वाली साइड होती है वो हो गया ए ए डैश, ऐसे। अब ए बी डैश जो है ना, यहां पे भी देखो जरा सा, ये लाइट ऐसे यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां ऐसे जा रही है ऐसे, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, यहीं पे थोड़ी सी कहानी है, मैं कोशिश कर रहा हूं समझ में आ जाए, ठीक है, और नहीं समझ में आया तो अभी रटने हैं, अब समझने का टाइम नहीं है ना, मैं एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्चुअली एक रूल होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे वेव फ्रंट है और लाइट इस वेव फ्रंट से यहां तक आने में टी टाइम लगा, ठीक है। इस वेव फ्रंट से देखो, यहाँ एक वेव फ्रंट यहां पे है और एक वेव फ्रंट यहां पे है, इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट तक में अगर यहां पर टी टाइम लग रहा है तो देखो ना, अब ये वाला वेव फ्रंट है ना, लाइट यहां से यहां जा रही है, ये वाली लाइट यहां से यहां जा रही है, इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट, तो जितना एक वेव फ्रंट दूसरे वेव फ्रंट में यहां पे टाइम लगेगा उतना ही इस वेव फ्रंट से, भाई वेव फ्रंट समझ रहे हो ना, ये हमारा वेव फ्रंट है, तो उतना ही टाइम यहां से इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट में इस लाइट को लगेगा, जितना टाइम ये लेगी उतना ही टाइम ये लेगी। तो अगर टाइम सेम है और स्पीड भी सेम रहेगा, एयर में ही चल रही है, तो इस डिस्टेंस को भी आप क्या लिख सकते हो, स्पीड इनटू टाइम अपॉन ए ए डैश, ये इक्वेशन, या रुको एक स्टेप और बढ़ा देते, थोड़ा सा अच्छे से कर लिया जाए। साइन आर इक्वल टू क्या बन गया, सी टी अपॉन ए ए डैश। अब इसको इक्वेशन 2 बना लो और लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम बात करें, बहुत आसान है, खत्म हो चुकी है डेरिवेशन। अब 1 और 2 को जरा से देखो भाई, इधर क्या रहा, सी टी अपॉन यार ए ए डैश यहाँ पर रहा हुआ है, देखो ए डैश है, तो सी टी अपॉन ए डैश, यहाँ पर भी सी टी अपॉन ए डैश, ठीक है। तो ये दोनों अगर इधर का आरएचएस अगर इक्वल है तो एलएचएस भी इक्वल होगा, तो यानी कि
साइन आई जो होगा वो साइन आर के इक्वल आ गया। अब अगर साइन आई साइन आर के इक्वल है तो फिर आई जो होगा एंगल आई वो एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। तो यही तो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहा जाता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए। भाई साहब कुछ नहीं है, इस ट्रायंगल से साइन आई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल करके खत्म। चलो आगे है ना। अब हमारा नेक्स्ट होगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये वो करा भी हुआ है, वही चीज करी हुई है, अच्छे साफ साफ देखना होगा तो ये भाई देख लेना। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अब रिफ्रैक्शन की बारी है। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, जैसे रिफ्लेक्शन में क्या था कि लाइट आने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई थी, और रिफ्लेक्शन में क्या होगा, वो दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगी। यहां पर लाइट आने के बाद ऐसे दूसरे मीडियम में चली गई, और हमें पता है कि जब वो किसी मीडियम में एंटर करती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। तो सीधी जा रही थी, ऐसे घूम गई। ठीक है, तो यहां पर हमें रिफ्रैक्शन का लॉ प्रूव करना है, और रिफ्रैक्शन का लॉ क्या था कि साइन आई, ठीक है, रिफ्रैक्शन का लॉ था साइन आई इक्वल अपॉन साइन आर इक्वल टू जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये प्रूविंग करनी है, ठीक है ना, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो भैया ये कैसे प्रूव हो गया, तो यहां पर भी वही लॉ है, साइन आई अपॉन साइन आर, कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम। और ये दो भाई साहब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो में से एक पक्का है, ये गारंटी मैं ले रहा हूं, ठीक है ना। उसमें यहां पे और बोर्स मॉडल, अगर आपको 10 नंबर क्वेश्चन नहीं आ गया, ठीक है, 1 घंटे की वीडियो में 10 नंबर का आ गया तो फिर आप समझ लो कि, है ना, पूरे साल नहीं पढ़ा है ना, 1 घंटे में आपके 10 नंबर आ रहे हैं। बाकी डेरिवेशन वाला पार्ट भी मैंने बनाया हुआ है, डेरिवेशन पढ़ लोगे तो 15-16 नंबर की डेरिवेशन वो पक्की हो जाएगी, है ना, ठीक। और एक थ्योरी का पार्ट भी है, उसको देख लो। तो भाई 2-3 दिन में कितना किया जा सकता है ना, बाकी तो आप पूरे साल तो मेहनत करोगे भाई, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की प्रूविंग क्या करनी है। अब देखो यहां पर क्या है कि फिर से जरा देख लो, जब लाइट ऐसे आ रही है और ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल साथ मान लो एंगल आई, और एक रे आई तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल साथ ये वाला एंगल को क्या लिख सकते हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हो, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, भाई दोनों लाइट आके ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो हम जरूरत के हिसाब से लिख रहे हैं, यहां पर हमें आर की जरूरत है तो इसलिए यहां पे आर लिख दिया, यहां पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आई है, ये भी आई है, लिख सकते हो, ठीक है ना। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन जरूरत नहीं है, नहीं लिखेंगे। अभी क्या करो, अब जैसे पिछले में हुआ था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है, ये वेव फ्रंट है भाई, ठीक है, वेव फ्रंट है, ठीक, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होता है। वैसे ही ये एंगल और ये एंगल, ये वेव फ्रंट है, ठीक, तो ये दो वेव फ्रंट ड्रॉ होते हैं। वेव फ्रंट जो होते हैं वो रे के साथ 90 डिग्री एंगल, देखो ये एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री, ठीक है, रे के साथ, ये वेव फ्रंट है तो ये एंगल भी 90 होगा, ठीक है। तो अब लगा दो एक इस ट्रायंगल के लिए फार्मूला लगा दो, इन ट्रायंगल खत्म है भाई, साइन आई अपॉन साइन आर, ए बी ए डैश, ट्रायंगल ए बी ए डैश में क्या लिखोगे, साइन आई की वैल्यू डालो भाई साहब, देखते हैं क्या आता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाला अगर एंगल लोगे तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक, ये क्या है भाई, ए डैश बी या बी ए डैश, ठीक है, बी ए डैश हो गया परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, यानी ए ए डैश हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ए ए डैश हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर एक ही चीज जो आप भूलोगे वो ये रहता है कि बी ए डैश की जो वैल्यू होती है ना भाई, इस वेव फ्रंट से, देखो ये वेव फ्रंट है, बार बार ये वेव फ्रंट का यूज है, मैं ज्यादा इस पे बोल नहीं पा रहा हूं वेव फ्रंट पे, क्योंकि ठीक है टाइम नहीं है। तो इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट में कितना टाइम लगा, टाइम सेम लगता है एक वेव फ्रंट से दो वेव फ्रंट। अब यहां से यहां की डिस्टेंस आप कैसे लिखोगे, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर इसको एयर मान ले तो c इंटू टी, ठीक है ना, तो सी टी, ये वाले डिस्टेंस को वेलोसिटी इनटू टाइम आप लिख सकते हो। एयर मानो तो, अगर एयर नहीं मानना है तो आप मान लो यहाँ पे कोई मीडियम है v1 है, तो v1 वेलोसिटी से जा रहा है t टाइम, तो डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो, v1t, और डिवाइड बाय a a डैश, ठीक है। a a डैश को कुछ नहीं करना है, बस खाली ये वाली डिस्टेंस, एक वेव फ्रंट से दूसरे वाली वेव फ्रंट तक पहुंचने का जो डिस्टेंस है उसको स्पीड इनटू टाइम से लिखा जाता है। अब आ जाओ दूसरे ट्रायंगल में, ठीक है। इन ट्रायंगल
ए डैश बी डैश इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश में, फिर अब साइन आर का निकाल दो यार। साइन आर इक्वल टू क्या होगा, इस वाले में देखो, ये अगर ये एंगल लोगे तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी डैश अपॉन बेस क्या है ए डैश। ठीक है, ए डैश दोनों में सेम ही आता है बेस, वहां पे भी आप ध्यान से देखना बेस, ओ सॉरी हाइपोटेन्यूज यार, ठीक है मैं बेस बोल रहा हूँ, ये क्या है हाइपोटेन्यूज है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, ए बी डैश परपेंडिकुलर है और ए डैश क्या है हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने, ये 90 है ना, तो इसके सामने क्या होगा हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो ए बी डैश जो है परपेंडिकुलर है। अब यहां पे भी आपको वही बात है, ये जो लाइट ट्रेवल करती है एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट, इसको हम वेलोसिटी इनटू टाइम के टर्म में लिखना पड़ता है। तो अब मैंने क्या कहा, टाइम उतना ही लगेगा जितना यहां से इसको लगा था, एक वेव फ्रंट से दूसरे टाइम इतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन यहां क्योंकि मीडियम बदल गया तो वेलोसिटी बदल जाएगी, तो वेलोसिटी सपोज करो v2 है यहां पे, तो डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को आपको लिखना पड़ेगा v2 इंटू टी, टाइम सेम है इसलिए दोनों में t ही लगेगा, और बाकी ए डैश। अब क्या करें, ये हमारी इक्वेशन, ठीक है, इसको अगर इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें तो डिवाइड कर दो, साइन आई अपॉन साइन आर चाहिए तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, तो क्या है भाई साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू ले लो v1t अपॉन ए डैश और डिवाइड बाय साइन आर। तो एक काम करें, साइन आर को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दें, साइन आर को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ए डैश अपॉन v2t, ए डैश कट गया और t से t कट गया, आया क्या v1 अपॉन v2 आ गया, खत्म हो गई डेरिवेशन। ठीक है ना, फिनिश। अब साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है ये होता है v1 अपॉन v2, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है v1 अपॉन v2 होता है। अब क्योंकि वेलोसिटी जो होती है ना वो मीडियम पर डिपेंड करती है, केवल मीडियम पर, है ना, वो अगर मीडियम सेम है तो बदलेगी नहीं, है ना, तो ये v1 और v2 अगर मीडियम नहीं बदल रहे हैं तो ये कांस्टेंट रहेंगे, वेलोसिटीज क्या होगी, इनका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो अगर ये रेशियो कांस्टेंट होगा तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी को बोलते हैं सेल्स लॉ। ठीक है, अब ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन भी प्रूव हो गया भाई साहब, 2 पेज। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और ज्यादा हाइगेंस प्रिंसिपल, इस स्लाइड सारी मैंने गारंटी लिया है कि इसमें से आना है, तो ये बहुत सोच समझ के ही मैंने क्वेश्चंस लिए, है ना। हाइगेंस प्रिंसिपल अगर लिया है तो पक्का है कि वो भी थ्योरी पार्ट है, 2 पॉइंट्स उसमें है, अदरवाइज चांसेस है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन आएगा। ठीक, आगे आ जाते हैं भाई। अब बात कौन सी है, अब बोर्स मॉडल, है ना, ये लास्ट है। ठीक, इसके बाद हम फिनिश करेंगे इसको। तो इसे बोर्स मॉडल बहुत पूछता है इसका, कि इसके जो पोस्टुलेट्स है, 3 पोस्टुलेट्स हैं बोर मॉडल के, इनको आपको रटना है। मैं थोड़ा सा डिक्टेट कर देता हूं हल्का सा, बाकी अब रट्टा मार जाना। ठीक है, देखो कैसे। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं। ठीक है, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमते हैं, और जब उनमें घूमते हैं तो एनर्जी को एमिट नहीं करते। ठीक है, उनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स या स्टेबल ऑर्बिट्स ऐसे करके बोला जाता है। उनमें जब घूमते हैं एनर्जी का रेडिएशन नहीं करते हैं, इसमें यही लिखा गया है, आप पढ़ लेना। सेकेंड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमते हैं जिनमें एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के होल मल्टीपल या इंटीग्रल मल्टीपल, है ना, जिसमें h/2 पाई के मल्टीपल में अगर वैल्यू है किसकी, एंगुलर मोमेंटम की, है ना, 1h/2 पाई हो सकता है, 2h/2 पाई, 3h/2 पाई। तो इसके अगर होल मल्टीपल में है, इंटीग्रल मल्टीपल में, तो उसी में वो रिवॉल्व कर सकते हैं। क्या, एंगुलर मोमेंटम। अगर एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के, है ना, क्या पोस्टुलेट करता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, सेकंड पोस्टुलेट है। एक और होगा भाई थर्ड। इसमें ये कहा है इन्होंने कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक शेल से दूसरे में जाते हैं, है ना, अगर लोअर ऑर्बिट से अपर में जाएगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और अगर अपर से लोअर में आएगा तो
एनर्जी निकालेगा। अगर नीचे से ऊपर जाना है ना, तो उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और अगर ऊपर से नीचे आएगा तो नीचे वाली जो सेल्स होती है वो कम एनर्जी की होती है, तो एनर्जी कम करनी पड़ेगी, तो उतनी एनर्जी निकाल के आएगा, है ना। कितनी एनर्जी निकालेगा? जितना उनके बीच का डिफरेंस होगा, है ना। जैसे इसमें एनर्जी मान लो इलेक्ट्रॉन के पास है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सपोज करो। अगर इस वाले में मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को, और इस ये ऊपर वालों को ज्यादा एनर्जी, हायर एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है मान लो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इसमें जाना चाहता है तो इसको 5 है ना, 10 थी उसके पास, 5 अगर और मिल जाए तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? 15 में से 10 माइनस कर दो, जो डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा। और किसी भी अपर सेल में वो जब जाता है तो उसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, और केवल 10⁻⁸ सेकेंड तक ही किसी ऊपर के सेल में वो मजे ले सकता है। उसके बाद फिर से उसको वापस आना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने पैसे खर्च करके बड़ी मेहनत से गए तो, लेकिन केवल इतने टाइम तक ही किसी सेल में रह सकते हैं, नहीं तो वापस फिर से, ठीक। तो भाई इतना तो आपको प्रिपेयर करके अगर नहीं गए तो फिर समझ लो कि फिर अब मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा इसके आगे, है ना। तो ये पूरा का पूरा आपके जुबान पर रट जाना चाहिए, ठीक है। 2 दिन का टाइम है, बहुत है, इतना तो कर ही लो, बाकी डेरिवेशंस पे फोकस कर लो, ठीक है। और थ्योरी का भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उस पर भी देख सकते हो। थैंक यू।